स्वागत है आप सभी का। पहाड़ की खबरें आप देख रहे हो। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सत्र शुरू होते ही विपक्ष के नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हुए बवाल पर चर्चा की मांग की गई है। विपक्ष की तरफ से इस मांग पर हंगामा भी हुआ है, जहां पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के विधायक वेल तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने सचिव की टेबल भी पलटा दी और माइक को उखाड़ दिया। हंगामे के बीच ही स्पीकर ने सदन की कार्रवाई फिर से शुरू की और सदन में दिवंगत पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है, आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से बना हुआ सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए। आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। आप सभी से निवेदन कर रही हूँ। नहीं। विधायक सुरक्षित नहीं है, नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित नहीं, तो फिर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पंचायत चुनाव में जो हुआ वो आपने देखा, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जो हमारी संरक्षक है उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जिस तरह से इस पंचायत चुनाव में भाजपा ने इस उत्तराखंड देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, बेतालघाट में गोलीकांड करिए, हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष और चार विधायकों के साथ मारपीट, तलवार और हथियार लेके जाना पुलिस की वर्दी में, और जिस तरह से आपके द्वारहाट में हुआ है, और जिस तरह से मेरे यहाँ अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित सीट में नेपाल मूल की महिला को जो है जनजाति का सर्टिफिकेट जो है प्रमुख बना देना, ये कहाँ की मर्यादा है। और वहीं आपको बताएं कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान बवाल मच गया, नारेबाजी की गई है और नाराजगी जताने का देखिए किस तरह से तरीका अपनाया गया। ये तानाशाही। वहीं सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि उनका जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था। आज हम परिवार की एक ऐसी नेत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनका जन्म भले ही साधारण परिवार में हुआ हो, लेकिन उनके विचार हमेशा असाधारण रहे और एक साधारण परिवार में पैदा होकर उन्होंने अनेक असाधारण कामों को अपने जीवन काल में आगे बढ़ाया। उनका इस प्रकार से चले जाना निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक ऐसा खालीपन दे गया जिसे भरा जाना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन मुन्नी देवी जी का जीवन सादगी, संघर्ष और सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में न केवल राजनीतिक पद पर चलते हुए समाज और प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य किया, बल्कि महिलाओं और वंचित वर्गों की आवाज़ को भी सदन और समाज के बीच में बुलंद किया। उनका व्यक्तित्व हमेशा हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण का भाव भी है और एक मार्ग भी है। बचपन से ही उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और सेवा की भावना गहराई तक विद्यमान थी। तो गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है। शाम 4 बजे सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सीएम धामी सदन में अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं शाम 4 बजे। इसके साथ ही सरकार 9 विधेयक भी पेश करने जा रही है, जिसमें धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक और उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक शामिल होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। आज की कार्रवाई, पहले दिन की कार्रवाई देखिए किस तरह की हंगामेदार रही है, जिस पर हम जानकारी ले लेते हैं सुनील नप्रभात से। गैरसैंण से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं सुनील नप्रभात। सदन के अंदर अब तक जो हुआ वो सबने देखा और इसमें ज्यादा हैरानी लोगों को नहीं हो रही है, क्योंकि विपक्ष की यही तैयारी थी कि सरकार को मुद्दों पर घेरेगी। इस पर तो आप जानकारी दें ही,
साथ ही आप ये बताएं कि शाम को 4 बजे जो अनुपूरक बजट पेश होना है, उसके बाद भी आगे कुछ महत्वपूर्ण विधेयक है, 9 विधेयक टेबल पे रखे जाने हैं। इस पर विस्तृत जानकारी दें कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। देखिए सदन फिलहाल कंचन सदन की जो कार्रवाई है फिलहाल 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, ठीक उसी समय से हंगामे की भी शुरुआत हो गई और पूरा 1.5 घंटा 11 बजे से 12:20 तक जो प्रश्नकाल का समय था वो पूरा का पूरा समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने शुरू में ही ये बात उठाई कि हमें पंचायत चुनाव में जो तमाम गड़बड़ियां हुई, विपक्ष का आरोप था कि गुंडागिर्दी की गई, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग चाहता था, जिस पर स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। स्पीकर ने कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष के मेंबर वेल पर आ गए और वेल पर आने के बाद जो हंगामा हुआ वो आपने देखा। इस दौरान 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और 3 बार उसको एक्सटेंड करना पड़ा, यानी कि पूरा का पूरा 1.5 घंटा सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। गतिरोध अभी भी जारी है पक्ष और विपक्ष के बीच। लंच टाइम हो चुका है, अभी सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित है। एक बार फिर से 3 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और फिर वही हंगामा आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। हालांकि जो सरकार की रणनीति है, जो फ्लोर मैनेजमेंट है, इसी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। जो 9 महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन के पटल पर रखे जाने हैं वो इसी हंगामे के बीच रखे जा सकते हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच, सत्ता और विपक्ष के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा सदन की आगे की कार्यवाही पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुनील। तो गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मॉर्निंग वॉक पर भी निकले थे, इस पर भी आपको जानकारी देते हैं तस्वीरों के साथ। सीएम धामी ने विधानसभा परिसर में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की, उनके खाने पीने के बारे में भी जानकारी ली गई। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ भी उन्होंने बातचीत की और सरकार से मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से अपील की, यहाँ पर आपकी यात्रा के खर्च का 5% स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में लगाएं। गैरसैंण में लगातार मौसम बदल रहा है। भराड़ीसेन में चारों तरफ घना कोहरा है, ओक धुंध छाई हुई है, जिससे विधानसभा काफी खूबसूरत नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया हुआ है, लेकिन देखिए खूबसूरत तस्वीरें, बादल छाए हुए हैं और ये जो धुंध आपको नजर आ रही है ये बादलों की छटा होती है। तो ऐसे में ठंड भी है, मौसम सुहाना, लेकिन सदन के अंदर, इसके विधानसभा के अंदर गहमा गहमी और राजनीतिक पार्टियों की गर्मी भरपूर। और ये बढ़ते हैं आगे, चमोली की खबर आपको बताते हैं, जहां पर दिवाली साल में उत्तराखंड क्रांति दल प्रदर्शन किया। दिवाली खाल में उत्तराखंड क्रांति दल प्रदर्शन कर रहा है। पंचायत चुनाव में हुए बवाल के साथ ही कई मुद्दों को लेकर यूकेडी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। यूकेडी के कार्यकर्ता यहाँ पर गैरसैंण जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिवाली खाल रोक लिया। यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार जल, जंगल, जमीन के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। साउथ में जहां क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है, सरकार के विकास कार्य हो रहे हैं। अगर उत्तराखंड के विकास कार्य के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्यों के किडनैपिंग के मामले में दोपहर 2 बजे आज फिर से सुनवाई होने जा रही है। कल कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए। मामले में डीएम और एसएसपी कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करेंगे और जिला पंचायत सदस्यों की किडनैपिंग के मामले में एसएसपी को जवाब देना है। आपको बता देते हैं कि सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में 13 अगस्त की रात 11 बजे के सीसीटीवी फुटेज चलाए गए और कोर्ट ने इस पर एसएसपी को फटकार भी लगाई। नैनीताल से खबर, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। चुनाव अधिकारियों ने
यहाँ पर रिजल्ट जारी किया है बीजेपी की दीपा धर्मवाल। 1 वोट से इनकी जीत हुई है। दीपा कांग्रेस की पुष्पा नेगी को ये हरा चुकी हैं। उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देवकी बिष्ट की जीत हुई है। 14 अगस्त की रात को वोटों की गिनती हुई। रिजल्ट को बंद लिफाफे में सील किया गया। मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जिसने मुझे सपोर्ट दिया, समर्थन किया और मुझे अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया। और मेरे साथ सब लोग जितने थे मेरे समर्थन, उनकी जीत है। पिथौरागढ़ में खूनी गांव का नाम बदलकर अब देवीग्राम कर दिया गया है और इसकी अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है इस पर और लिखा है कि जन भावनाओं और लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तर्ज पर पूर्व सीएम हरीश रावत भी न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए पूर्व सीएम ने कहा कि उनकी न्याय यात्रा बीजेपी की कमियों को लोगों के बीच लाएगी। करीब 18 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। उधर उत्तरकाशी में गाजड़ा पट्टी के कुमारकोट गांव में एक मकान की छत का आगे का हिस्सा टूट गया। गांव में मेला चल रहा था और तभी अचानक से ही छत के आगे का छज्जा टूटकर नीचे लोगों के ऊपर गिर गया। गनीमत रही कि सिर्फ लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 लोग घायल हुए हैं। आसमानी प्रहार की बात की जाए तो विकास नगर का अपडेट ले लीजिए सबसे पहले, जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है क्योंकि उनको नुकसान देखना पड़ रहा है। अब इसके चलते यहां पर टिमली गांव में 30 से अधिक कच्चे मकानों को नुकसान जो हुआ है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुंजा और आदूवाला गाँव में भी बरसात के चलते कच्चे मकानों की दीवारें ढह गई हैं। खतरे की जद में और भी मकान हैं। खौफ के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। अरे ये खुद ही गिरगा बारिश की वजह से कहीं तो नहीं गया। हम नहीं सोच रहे, मैं तो ये पता नहीं यो गिरेगा नहीं गिरेगा। वो तो हुआ हम बच गए, हमारे बच्चे बच गए। बारिश हो रही है और हमारे यहाँ ग्राम टिमली में लगातार मकान गिर रहे हैं और लगभग 15 मकान पहले गिर चुके थे और उसके बाद 9 मकान और गिर गए। उसके बाद रात जैसे बारिश हुई हमारे यहाँ लगभग 10 मकान और गिर चुके हैं और ऐसे ही बहुत से मकान हैं जो मकान गिरने की कगार पर हैं। पिथौरागढ़ के देवत गांव में तेज बारिश के बाद एक घर में भारी पत्थर गिरे हैं। ये घटना बीती रात की है जब लोग घर में सो रहे थे, तभी बोल्डर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। बोल्डर में दबा एक शव भी निकाला गया है। उत्तराखंड में अभी राहत मिलनी मुश्किल है बारिश से। मॉनसून की मार ऐसे ही जारी रहेगी कुछ और दिन। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश की संभावना 7 जिलों में, जिसमें आपको बता देते हैं कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, यहाँ पे येलो अलर्ट है। सभी जिलों में डीएम एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। लोगों से नदी नालों से दूरी बनाने की अपील की जा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी के आगे पिछले 14 दिनों से बंद है। डबरानी के पास 100 मीटर का हिस्सा ध्वस्त है, जिसे खोलने के लिए बीआरओ काम कर रहा है। सामान को पार कराना तो शुरू कर दिया है। एलईबी मौसम की वजह से कभी
जब नहीं हो पा रही है उड़ान, तो हम लोग उसी के माध्यम से अपना राशन और ज़रूरी इक्विपमेंट है, दवाइयाँ हैं। वहाँ चूँकि धराली और हरसिर में सेबों का भी अच्छा कारोबार है, तो उसके लिए दवाइयों का भी एक सीज़न है, तो वो भी हम लोग आज भिजवा रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी से आगे भागीरथी नदी में डूब गया। इसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। रास्ते नदी में डूब जाने से बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ फंसे हुए हैं, जिनका एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू किया है। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि पानी के तेज बहाव से दूरी बना के रखें। श्रद्धालुओं से निवेदन है, गंगा जी के घाटों से दूर रहें। पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं, गंगा जी के घाटों से दूर रहें, क्योंकि पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जलस्तर और बढ़ेगा। इसलिए आप लोग गंगा जी के घाटों से दूर रहें, खासकर अपने छोटे बच्चों को गंगा जी की जलधारा में न जाने दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। श्रद्धालुओं से निवेदन है, गंगा जी के घाटों से दूर रहें। पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं, गंगा जी के घाटों से दूर रहें, क्योंकि पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जलस्तर और बढ़ेगा। इसलिए आप लोग गंगा जी के घाटों से दूर रहें, खासकर अपने छोटे बच्चों को गंगा जी की जलधारा में न जाने दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल भी पानी से डूबा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से आरती करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे भी लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई। श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। यहाँ पर आपको बताएं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फरासू गांव के पास हाईवे पर भूधसाव से सड़क एक बड़ा हिस्सा जो है इसका वो ढह गया है। सड़क को बेहतर बनाने का काम इस समय जारी है। जो नीचे से कटान हो रहा है उसके लिए भी अभी एनएच को बताया है कि नीचे का कुछ एक टेम्पररी सुरक्षात्मक कार्य एटलीस्ट कर लें, जिससे फिलहाल के लिए कटिंग रुक सके। एंड आगे के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए उसकी ट्रीटमेंट का कार्य भी किया जाएगा। उधर विकासनगर से खबर, जहां पर पिछले दिनों हुई बारिश के चलते यमुना और उसकी सहायक नदियां उफान पर बहने लगी हैं, जिससे डाक पत्थर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। और डाक पत्थर बैराज से निकलने वाली शक्ति नहर का पानी सिल्ट की मात्रा अधिक होने से रोके जाने से विद्युत उत्पादन ठप हो गया। खबर नैनीताल से है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का रिजल्ट जारी कर चुका है और चुनाव अधिकारी ने रिजल्ट जारी किया है। बीजेपी की दीपा धर्मवाल की 1 वोट से जीत हुई है। दीपा कांग्रेस की पुष्पा नेगी को हरा चुकी हैं। उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देवकी बिष्ट की जीत हुई है। मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जिसने मुझे सपोर्ट दिया, समर्थन किया और मुझे अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया। और मेरे साथ सब लोग जितने थे मेरे समर्थन, उनकी जीत है। से लेते हैं और जानकारी। वीरेंद्र, उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत, और देखिए यहाँ पर जो मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है उसमें देवकी बिष्ट की ये जीत काफी अहम रखती है। एक भले ही वोट से जीत हुई हो, लेकिन जीत है। वाकई कंचन, अगर देखा जाए तो जिस तरह से 14 तारीख को जिला पंचायत कार्यालय के बाहर से 5 किडनैपिंग हुई थी और उसके बाद प्रक्रिया जारी रखी, हाईकोर्ट ने भी जो कांग्रेस के 10 सदस्य थे उनको वोटिंग करने के लिए भेजा था और उनकी भी वोटिंग कराई गई थी। बीजेपी के कुल जो 12 वोटर थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, उसमें से भी 1 वोट निरस्त हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि मुकाबला बड़ा कांटे का था। अगर ये 5 वोट करते तो किस और चीजें जाती, वो अलग बात है। हालांकि हाईकोर्ट में अभी 2 बजे के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, उससे ठीक पहले ये रिजल्ट अभी प्रशासन ने घोषित किया है। चुनाव अधिकारी ने जो
दीपा द्रमुवाल है उनको विजयी घोषित कर दिया गया है। और इन सारी चीजों को लेके भी उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो प्रशासन है, चुनाव अधिकारी हैं, उनको अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखना है कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा चुनाव में हुआ है, क्या हुआ है। डीएम नैनीताल को कल ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करें और 2 बजे के बाद उनको भी अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करना है। हालांकि कांग्रेस की ओर से एक याचिका को सुबह ही मेंशन किया गया था कि अभी मामला सब जुडिस है कोर्ट के अंदर, तो रिजल्ट फिलहाल जारी करने पर रोक लगाई जाए और जो 5 लोग किडनैप हुए थे उनका वोटिंग कास्ट नहीं हुआ तो उनको भी वोटिंग का अधिकार दिया जाए, री वोटिंग पूरे मामले पर की जाए। तो इन सारी चीजों पर हाईकोर्ट में चर्चा होनी है। तो ये कहा जा सकता है शाम तक चीजें कई तरह से बदल सकती है। हालांकि प्रशासन ने जुलूस और इस तरह का जो चीजें हैं उस पर रोक लगा रखी है और धारा 163 पूरे नैनीताल या इर्द गिर्द में लगा रखी है। तो ये कहा जा सकता है शाम की सुनवाई अब पूरे मामले को लेकर अहम होने वाली है। कंचन, वीरेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। धराली आपदा, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग इसको होते हुए 2 हफ्ते का समय बीत चुका है। एसडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य के लिए एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में साफ है कि भविष्य की आपदाओं से निपटने में टेक्नोलॉजी की भूमिका सबसे अहम होगी। धराली आपदा हो या कोई अन्य आपदा, एसडीआरएफ लगातार मोर्चे पर डटी रहती है, लेकिन इन आपदाओं में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में एसडीआरएफ ने न सिर्फ मौजूदा चुनौतियों का जिक्र किया है, बल्कि भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए कई मांग और आधुनिक उपकरणों की जरूरत भी सरकार के सामने रखी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि राहत कार्य के दौरान बरसाती नदियों और मलबे से भरे इलाकों में राहत बचाव सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए एसडीआरएफ ने खास उपकरणों, 4 व्हीलर ड्राइव गाड़ियां, हाईटेक सर्चिंग डिवाइस की मांग के साथ ही फोर्स की कमी जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया है। सारी एजेंसीज मिलकर के वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे तो जो भी बेस्ट हम लोग कर सकते थे वहाँ पर किया गया। अब इसको एग्जामिन करने के बाद हम देखेंगे कि कहीं पर और क्या कुछ बेहतर करने की गुंजाइश थी। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी भी आपदा में टेक्नोलॉजी ही जीवन रक्षक साबित होती है, जिसमें ड्रोन कैमरे, अंडर वाटर सर्चिंग इक्विपमेंट, रियल टाइम लोकेशन सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे साधन राहत कार्य को कई गुना तेज बना देते हैं। तो एसडीआरएफ जितने भी लेटेस्ट जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, जैसे अंडर वाटर में सर्चिंग के इक्विपमेंट हो गए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ये सब चीज़ें इनके पास में रहेंगी तो ये एक बेस्ट मतलब जल्दी से जल्दी जो है जो भी पीड़ित है उसको जल्दी से जल्दी ये रिकवर कर सकते हैं। डिज़ास्टर को जितना मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर उस मतलब इक्विपमेंट होने के से डिज़ास्टर को जितना मिनिमाइज़ नुकसान को जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो ये कोशिश कर सकते हैं। धराली आपदा पर एसडीआरएफ की ये रिपोर्ट न सिर्फ बीते रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर पेश करती है, बल्कि आने वाले समय में आपदाओं से निपटने की नई रणनीति, आधुनिक उपकरणों और हाईटेक रेस्क्यू सिस्टम की जरूरत का भी साफ संदेश देती है। अब देखना होगा कि सरकार इस रिपोर्ट में सुझाए गए बिंदुओं पर कितनी तेजी से काम करती है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के स्पीकर रितु खंडूरी को स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रोटोकॉल नहीं देने का मामला चर्चा में है। हालांकि देहरादून जिला प्रशासन ने अपनी 3 मेंबर कमेटी की जांच के आधार पर कहा है कि स्पीकर के पर्सनल सेक्रेटरी को पहले ही बता दिया गया था कि परेड ग्राउंड के मुख्य कार्यक्रम में उनकी सीट कहां होगी, लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा कि मैडम विधानसभा के कार्यक्रम में रहेंगी। इस बीच स्पीकर के पीएस हेमपंत ने 15 अगस्त को ही चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन को चिट्ठी लिखकर नाराजगी दर्ज की। प्रोटोकॉल के मामले में पहले फजीहत झेल चुके देहरादून जिला प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए अपनी तरफ से सफाई दी है। राजधानी देहरादून में बने बर्फीला ट्रैक एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार भारत एशिया ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बीस अगस्त से 23 अगस्त तक देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन होगा। ये पहली बार है जब भारत इस तरह के आइस स्केटिंग टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेजबानी कर रहा है।
इस प्रतियोगिता में चीन, जापान, इंडोनेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस समेत 11 देशों के करीब 150 विदेशी खिलाड़ी भाग लेंगे, तो वहीं देश के 91 खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगे। भारत में हमारा ये जो संघ है आइस स्केटिंग का, ये 2002 से कार्यरत है। धीरे धीरे हम आज इस मुकाम पे पहुंचे कि आज हम एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने वाले हैं। देहरादून के आइस स्केटिंग रिंग में जूनियर से लेकर सीनियर खिलाड़ी 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर 5000 मीटर रिले में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस चैंपियनशिप के लिए आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को मस्कट में इसका लोगो भी लॉन्च किया। इस लोगो में तिरंगा और अमर ज्योति के साथ स्केट्स को दर्शाया गया है। हमारे देश के बहुत हर्ष की बात है कि 7 कैटेगरीज में मेल और फीमेल में हमारे 91 स्केटर्स जो है वो यहाँ पे इसमें प्रतिस्पर्धा बोलेंगे। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। सबसे पहले एक ऐसा होने वाला है कि हमारा यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप हुई जिसमें 511 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से सिलेक्ट 90 हुए हैं और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका मकसद भारत को 2027 में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार करना है। देश के शीतकालीन खेलों के इतिहास में ये टूर्नामेंट एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।